हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और जो चुनाव का माहौल है उस चुनाव में भी आपकी रुचि होगी और आप उसमें रुचि ले भी रहे होंगे, क्योंकि ये चुनाव, आम चुनाव जिसे 18वीं लोकसभा का चुनाव भी हम कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लोकतंत्र के लिए, आपके संविधान की दृष्टि से, आपके अधिकारों की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से और आपके देश के विकास के भी दृष्टि से ये चुनाव बहुत ही अहम है। और इसी चुनावी माहौल में, इसी चुनावी प्रक्रिया के दौरान हम आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक इतना अहम है कि लोग उसका महत्व जनरली नहीं समझते। इवन हम लोग भी जब पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों को ना तो ये पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया, ना किसी डिस्कशन में बताया गया और ना ही कभी इस पर चर्चा की गई कि ये इतना टॉपिक महत्वपूर्ण क्यों है। यस दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ चुनावी घोषणा पत्र पर। पार्टीज़ के जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होते हैं, आप जानते हैं कि जो चुनाव लोकसभा पार्टियां लड़ रही हैं वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी करती हैं और उस घोषणा पत्र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस पे जाने से पहले वो अलग एक विषय है कि वो क्या कहती हैं, क्या उसमें कह रही हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि क्यों ये जानना ज़रूरी है कि चुनावी घोषणा पत्र क्या होता है, इसकी क्या भूमिका है आपके इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, चुनाव प्रक्रिया में, और ये इतना अहम क्यों है जानना कि इसका क्या महत्व है या इसका क्या लिमिटेशन है, क्या इसकी कोई भूमिका होती है या नहीं होती है, क्या इसके आधार पर लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या लोग या नेताओं के चरित्र और उनके पर्सनालिटी के आधार पर वोट पड़ता है, या केवल जो आपके समाज की संरचना है, जाति है, धर्म है, रीजनल इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज हैं, उनके आधार पर पड़ता है। तो कहने का मतलब, दूसरी बात कि इसका लिमिटेशन क्या, उन सारे चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं और ये समझने जा रहे हैं कि हम लोगों को, आम लोगों को, छात्रों को, वोटर्स को, जो मतदाता हैं, उनको ये कितना जानना जरूरी है कि चुनावी घोषणा पत्र क्या है। और इसी पर आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए और मैं इसको शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो, इलेक्शन का मतलब चुनाव होता है, और मैनिफेस्टो जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड मैनिफेस्टियम से आया है। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि जिस बारे में हम बात करना जा रहे हैं उसका उदय कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन एक भाषा है और उस भाषा का एक शब्द है मैनिफेस्टियम, और मैनिफेस्टियम से इंग्लिश में हम उसको मैनिफेस्टो कहते हैं। उसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है क्लियर, कंस्पिकुअस, मतलब स्पष्ट शब्दों में कोई चीज़ कहना, उसको हम कहते हैं कि ये मैनिफेस्टो है। अब इसको डिफाइन करते हैं कि मैनिफेस्टो क्या है। तो मैनिफेस्टो को जनरली कहा जाता है कि यह एक पब्लिश्ड रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स जारी करता है और उसमें अपने इंटेंशंस को, अपने आइडियोलॉजी को, वो क्या करने वाला है, किसके लिए करने वाला है, किस पर फोकस कर रहा है, अगर वो सत्ता में आता है तो कौन सा कानून लागू करेगा, कौन सा प्रोग्राम लागू करेगा, कौन सा स्कीम लागू करेगा, देश को आगे कैसे बढ़ाएगा, उसका क्या विजन है, उसकी क्या आइडियोलॉजीज हैं, वो कैसे सोचता है समाज के बारे में, अपने देश के बारे में, विदेश नीति के बारे में, आर्थिक नीति के बारे में, लोगों के प्रतिनिधित्व देने के बारे में। इन सारे चीज़ों का डिटेल डिस्क्रिप्शन चुनावी घोषणा पत्र में किया जाता है। और दुर्भाग्य देखिए कि इस देश की जनता, एक तो ये भी वजह है कि निरक्षरता है, साक्षर कम लोग हैं। दूसरी बात ये है कि इतना ये डिटेल होता है, मतलब इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पॉलिटिकल पार्टीज उसमें देती हैं कि वो क्या करने जा रही हैं आपके देश के लिए, लोगों के लिए, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, किस आइडियोलॉजी से वो सोचती हैं, किस तरीके से सोचती हैं। तो जब
कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, खास करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां चुनाव होते हैं, वहां की राजनीतिक पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र जारी करती हैं, पब्लिश करती हैं रिटेन में, और ये जनता को समर्पित करती हैं, उनके सामने रखती हैं कि देखिए सर, हमारा आइडियोलॉजी ये है। वो मतदाताओं को बताती है कि हमारी आइडियोलॉजी ये है, हमारा व्यूज़ ये है, हमारा इंटेंशन ये है, हमारी विदेश नीति ये होगी, हमारी आर्थिक नीति ये होगी, हम कैसे रोजगार देंगे, कितना रोजगार देंगे, कैसे प्रतिनिधित्व देंगे, उसका कानून हम कैसे बनाएंगे, महिलाओं को प्रतिनिधित्व कैसे देंगे, जो कमजोर वर्ग है उसको हम न्याय कैसे सुनिश्चित करेंगे, कौन सा प्रोग्राम हम सामने लाएंगे आपके, किससे देश का विकास होगा। इन सारी चीज़ों का डिटेल डिस्क्रिप्शन उस चुनावी घोषणा पत्र में होता है और वो जनता के सामने रखा जाता है कि लीजिए ये हमारा पूरा का पूरा प्लानिंग है, हम इस तरह से देश को आगे ले जाना चाहते हैं अगर ये पार्टी सत्ता में आती है तब। तो इस बात का डिस्क्रिप्शन होता है उस पूरे घोषणा पत्र में। उसका वो लोग नामकरण भी करते हैं, नाम भी देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ तो उसको न्याय पत्र नाम दिया गया है। तो इसी तरह सारी पार्टियां उस डॉक्यूमेंट को एक नाम देती हैं, उसमें अपना विजन रखती हैं और जनता के सामने रखती हैं कि भाई ये चीज़ें हम डील करने वाले हैं, कैसे डील करने वाले, किस तरीके से करने वाले, सारी चीज़ें का उसके डिस्क्रिप्शन होता है। तो आप ये समझे होंगे, क्या समझे, एक डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिश डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टियों का आइडियोलॉजी होता है। अब ये समझिए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि कोई पार्टी अपनी आइडियोलॉजी बताती है कि हम भारत का विकास इस तरीके से करना चाहते हैं, आप सहमत हो सकते हैं मतदाता के तौर पर या असहमत हो सकते हैं। उस चीज़ का एनालिसिस करना, उस चीज़ का विश्लेषण करना कि कोई पार्टी पिछले चुनाव में क्या बोली थी और इस चुनाव में जब वो आई है तो किस मुद्दे पर हमसे वोट मांग रही। क्या पिछले चुनाव में जो वादा किया गया था क्या उससे पूरा किया गया, क्या जो आइडियोलॉजी उसने पिछले चुनाव में कहा था उसने पूरा करने की कोशिश की या नहीं कोशिश की। तो आप ये समझिए कि ये एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट भी होता है, रेफरेंस पॉइंट भी होता है, ताकि आप ये पता कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए कि जो अभी सत्ताधारी दल है उसने क्या प्रॉमिस किया था अपने पिछले लोकसभा चुनाव के जो घोषणा पत्र थे उसमें क्या प्रॉमिस किया था, क्या उसने पूरा किया। वो सारा का डिटेल भी देती है कि हमने ये किया, ये बाकी है, और वो आपके सामने रखती है कि आपको कन्विंस करे कि हम ये मुद्दे कर चुके हैं, ये मुद्दे हमें करने हैं और इसलिए फिर से हमको मैंडेट में लाइए। या विपक्षी है तो विपक्षी कहेगा कि नहीं, पिछली सरकारें ये गलतियां की हैं, हम इस पर वोट लेना आपसे चाहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप उस डॉक्यूमेंट को देखिए, आप उसको समझिए और सही तरीके से फैसला लीजिए कि आपको किसे वोट करना है। ये इसका महत्व है। ये एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है कि पार्टियां क्या बोली थी, आपके पास और क्या प्रूफ है। नेता तो भाषण देके चले जाते हैं, वो आप कितना याद रखते हैं। लेकिन एक समस्या ये भी है कि ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट है 200 पेज 300 पेज का, तो कितना समय आपको मिलता है कि आप इसके पढ़ सकें, इसको एनालाइज कर सकें, आप समझ सकें। कितना तार्किक तरीके से लोग इस चीज़ को समझते हैं, आइडियोलॉजी को समझते हैं, कितना समझते हैं कि कौन सी आइडियोलॉजी इस देश को आगे ले जाएगी। एक समस्या है, लेकिन इससे इसका महत्व कम नहीं हो जाता। आपको और हमको जानना चाहिए कि चुनावी घोषणा पत्र में पीछे क्या कहा गया था, अभी क्या कहा गया, क्या जो सरकार है उस हिसाब से काम की, या विपक्ष अगर ऐसा कहता है तो उसने क्या काम किया या काम करेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर सत्ता में आएगा तो करेगा, सत्ता में नहीं आया तो फिर उसका क्या रिलेवेंस है। लेकिन इतना तो हम समझ सकते हैं ना कि किसका क्या विजन है, किसको हमें वोट देना चाहिए। मतदाताओं के लिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है कि वो समझे कि आखिर चुनावी जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में मुद्दे क्या है, घोषणा पत्र में कौन से मुद्दे शामिल किए गए, हमारे और आपके मुद्दे शामिल हैं या नहीं हैं, क्या होना चाहिए, ये कैसे आपको पता चलेगा। रोजगार का इशू है, रोजगार के इशू को कैसे वो लोग डील कर रहे हैं, क्या पॉलिसी होगी, कहाँ से खर्च आएगा, क्या केवल प्रोमिस किया जा रहा है या प्रोमिस का कुछ कारण भी दिया जा रहा है कि अगर हम कोई प्रोमिस कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, किस सेक्टर में देंगे, कहाँ देंगे, कितना देंगे, उसका पैसा कहाँ से आएगा। ये सारी चीज़ें
आपके लिए है, हमारे लिए है एज ए मतदाता। हमें जानना होगा कि चुनावी घोषणा पत्र में क्या होता है। अब समझिए इस चीज को कि इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है। इंडिया के सेंस में हम बात कर रहे हैं, हम जो फॉरेन कंट्रीज है उसके सेंस में हम बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया के सेंस में अगर हम बात करें तो 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ। उस समय जनरली बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे कांग्रेस पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टियां थीं, वो लोग घोषणा पत्र जारी करते थे, अपना आइडियोलॉजी सामने रखते थे कि हम देश के लिए क्या करेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे, किस मद में कितना खर्च करेंगे, यानी शिक्षा पर कितना होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना होगा, बिजली उत्पादन पर कितना होगा। लेकिन सारी पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र नहीं जारी करती थीं। लेकिन बाद के समय में सारी राजनीतिक पार्टियां धीरे धीरे अपना घोषणा पत्र जारी करने लगी, धीरे धीरे जारी करना शुरू की। और ध्यान देने वाली बात यह है, आप ये भी यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर कोई कैडर बेस्ड पार्टी होती है तो जनरली वो अपने आइडियोलॉजी को भी बताती है कि हम कैसे इस देश का विकास करना चाहते हैं, हमारा क्या आइडियोलॉजी होगा, कैसे हम प्लानिंग करेंगे, कहाँ से खर्चा लाएंगे। तो आप ये बात आप समझिए। और धीरे धीरे इसी तरह से सारी पार्टियां, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हो, अब चुनाव का घोषणा पत्र जारी करती हैं, बताती हैं कि हम लोगों का कैसे कल्याण करेंगे, क्या पॉलिसी लाएंगे, क्या प्रोमिसेस कर रहे हैं, उसका खर्चा कहाँ से आएगा। ये सारी चीज़ें वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में। और अब जाकर के खास करके 90 के बाद के दशक में इसका और महत्व बढ़ गया है। सारी पार्टियां लगभग जारी कर रही हैं। इससे आप सहमत असहमत हो सकते हैं कि किस पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है, ठीक है, या कोई ऐसी भी पार्टी है जिसका कोई आइडियोलॉजी है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। दूसरी बात कि इसका संबंध आपके आर्थिक नीतियों से भी जुड़ा है, राजकोषीय घाटा से भी जुड़ा हुआ है कि क्यों घोषणा पत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। क्योंकि घोषणा पत्र में पार्टियां ऐसे ऐसे भी प्रोमिस करती हैं जो कभी फुलफिल नहीं किया जा सकता है। उससे मतदाताओं का माइंड मैनिपुलेट होता है। मतलब फ्री और फेयर इलेक्शन कराने का जो कंसेप्ट है, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराने का जो कंसेप्ट है, उस पर असर पड़ने का खतरा रहता है। जैसे एक पार्टी सत्ता में है, सत्ता में उसके पास तो सारे संसाधन हैं, जब तक इलेक्शन हो करके कोई नई पार्टी या वही पार्टी नहीं आ जाती है तो वो तो अपने ऑफिस का मिसयूज भी कर सकता है। उसके पास पुलिस है, प्रशासन है, संसाधन है, वित्त मंत्रालय है। तो उस स्थिति में अगर उसको घोषणा पत्र में सब कुछ करने के लिए वो कर दिया जाए बिना किसी ग्राउंड के, मान लीजिए वो प्रॉमिस कर दे कि फ्री में हम सब चीज़ आपको देंगे, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? आपके पॉकेट पे पड़ेगा, आप टैक्स पेयर हैं। तो उसको ध्यान में देना होगा कि इस तरह का अगर प्रॉमिस कर दें तो सब लोग का माइंड मैनिपुलेट हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा कि नहीं नहीं इसी पार्टी को हम वोट देते हैं। तो बाकी पार्टियां क्या करेंगी, वो कैसे चुनाव लड़ेंगी? तो ध्यान रखिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए भी ये जरूरत पड़ी कि जो चुनावी घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र को कैसे रेगुलेट किया जाए। आप समझिए इस बात को, इसके रेगुलेशन की जरूरत पड़ी। और 2008 में एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया, एस सुब्रमण्यम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2008। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दिया ये कहते हुए कि निश्चित तौर पर कि चुनाव के घोषणा से पहले आप ध्यान रखिए कि हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं। जिस डेट से चुनाव की घोषणा होती है उस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है और तब तक चलता है जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए। तो कहने का मतलब है कि चुनावी घोषणा पत्र जो मैनिफेस्टो हम कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि चुनाव के घोषणा से पहले अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेरेशन करती है, कुछ प्रॉमिस करती है, मैनिफेस्टो जारी करती है, तो निश्चित तौर पर उसको रेगुलेट करना मुश्किल है। और वो कर सकती है, करप्ट प्रैक्टिसेज नहीं है, ये करप्ट प्रैक्टिसेज नहीं है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में, कोर्ट ने कहा। लेकिन इसके साथ डायरेक्शन दिया उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव आचार संहिता के अंदर आप प्रोविजन करिए, पॉलिटिकल पार्टी को सारे को बुला करके कंसल्टेशन कीजिए और आप इस पर इलेक्शन मैनिफेस्टो पर गाइडलाइन फ्रेम कीजिए। क्यों गाइडलाइन फ्रेम कीजिए, ये आपको रीजन समझना होगा। क्यों समझना होगा?
क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा? इसके पीछे कारण ये है कि बहुत सारी पार्टियां अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ऐसे घोषणा करती है, फ्रीबीज। आपने फ्रीबीज का, रेवड़ी का नाम सुना होगा, बहुत अभी चर्चा में रहा। रेवड़ी का क्या मतलब है? वैसा कुछ प्रॉमिस करना, वैसा कुछ देने की बात कहना जिस पे किसी व्यक्ति को, जिसको आप दे रहे हैं, उससे कोई पेमेंट नहीं करना पड़े। मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बांट रहे हैं। सवाल ये है कि अगर आप इस तरह का प्रॉमिस करते हैं तो क्या इसका प्रभाव सरकार के कोष पर नहीं पड़ेगा? खर्चा कहां से आएगा? आप तो कर देंगे, आप तो कर देंगे, मतदाता का माइंड भी आप मैनिपुलेट कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो जो फ्री आप दे रहे हैं उसका खर्चा कहाँ से आएगा? बाकी डेवलपमेंट कैसे होंगे? अगर सब चीज़ फ्री में देने लगिएगा तो लोकतंत्र पर भी इसका असर पड़ेगा। लोगों को फ्री में खाने पीने सबकी आदत हो जाएगी, वो काम नहीं करना चाहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसका गलत भी प्रभाव पड़ सकता है, लोगों का माइंड ब्लैकमेल हो सकता है, वो सही गलत का फैसला नहीं ले सकते। तो क्या होगा उसका नतीजा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड जो लोगों को मिलना चाहिए, जो कैंडिडेट्स को, पार्टीज को, कमज़ोर जो पार्टियां हैं या मतदाता हैं, वो फ्री होकर नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि किसका सही आइडियोलॉजी है, किसका गलत आइडियोलॉजी है। इससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बुला करके एक कंसल्टेशन करे, और कंसल्टेशन करके जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर चुनावी घोषणा पत्र के लिए गाइडलाइन जारी करे। समझ रहे हैं इस बात को? ये मॉडल, तो हम ये कह सकते हैं कि चुनावी घोषणा पत्र मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव आचार संहिता का अब अभिन्न अंग है। ये अभिन्न अंग है। अब आप ये समझिए क्या है? अभिन्न अंग है कि जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हैं, जो भी चुनावी घोषणा पत्र में आप बता रहे हैं, उसका आपको रीजन देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में जो जनरल गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस में सारे कैंडिडेट्स को, पार्टीज को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना। डज एंड डोंट, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये उसमें गाइडलाइंस है, जनरल गाइडलाइंस। फिर उसके बाद ये भी गाइडलाइंस है कि जो पार्टी पावर में है, जो पार्टी पावर में है उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है। कोई नया आप इनॉग्रेशन नहीं कर सकते, कोई डिस्क्रिशनरी फंड आप रिलीज नहीं कर सकते, ये सारा रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर है। इसके साथ साथ अगर आप कोई चीज़ कहते हैं कि हम मतदाताओं को ये देना चाहते हैं तो उसका फंड कहाँ से लाएंगे, आपको रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि उसका फंड कहाँ से आएगा, आप कैसे इसको पूरा करेंगे, आप इसको कैसे पूरा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बतानी पड़ती हैं, आपको समझाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। कोई भी पार्टी कंप्लेन कर सकती है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको याद होगा गोवा चुनाव के समय में, यूपी चुनाव के समय कुछ पार्टियां ये बोल दी थी कि ठीक है, जो पैसा बांट रहा है उसका पैसा ले लो और वोट हमें करना। इस तरह की बात आप नहीं कर सकते, आपको ये ध्यान में रखना है। तो आपको ये समझना है दोस्तों, हम बहुत लंबा इसको नहीं खींचने जा रहे हैं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप एक जागरूक मतदाता बने, टाइम निकालें। जो भी पार्टियां घोषणा पत्र दे रही हैं, जारी कर रही हैं, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भाग है, और इसलिए भाग है ताकि आपके दिमाग को ब्लैकमेल ना किया जाए। आप स्वतंत्र तरीके से, आप स्वतंत्र मतदाता हैं। कौन सरकार अच्छी है, कौन सरकार बुरी है, कौन पार्टी अच्छी हो सकती है, कौन बुरी हो सकती है, ये आप फैसला करें उनके इस रिटन डॉक्यूमेंट पर जो कि पब्लिश किया जाता है। ये सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट है आपको समझाने और समझने के लिए कि कोई पार्टी फ्यूचर में क्या करने जा रही है, क्या करेगी, इसका विश्लेषण करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल चुनावी घोषणा पत्र ही ऐसा चीज़ है
जो आपके डिसीजन को, आपके निर्णय को, आपके मत को प्रभावित करता है। हम ये नहीं कह रहे। चुनावी प्रक्रिया में ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, चुनाव का घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र, लेकिन इससे कितने लोग और कितने लोग इसको समझकर वोट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ सर्वे बताता है, कुछ रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि इसको जारी करने के बाद इसका प्रभाव चुनावी आउटकम पर या रिजल्ट पर मात्र 3% पड़ता है। अब समझिए, जबकि ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिस पे बहुत ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, लेकिन ये बैक में चला जाता है और नेताओं का जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, नेता है, पार्टी है, वो महत्वपूर्ण स्थान ले लेता है। तो कहने का मतलब एक मैच्योर डेमोक्रेसी होने के नाते, मैच्योर इलेक्टोरेट होने के नाते, वोटर होने के नाते हमें ये समझना होगा कि चुनावी घोषणा पत्र का लोकतंत्र में क्या महत्व है। अगर आपको सवाल उनसे पूछना है अगले चुनाव में, तो आपको इसी डॉक्यूमेंट से पता चलेगा कि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस नहीं किया था। तो आप अपने को एक सशक्त मतदाता बनाइए, चुनावी घोषणा पत्र को पढ़िए, उनके आइडियोलॉजी को समझिए और फिर सोचिए, डिसाइड कीजिए कि हमें किसे वोट करना है। आपको किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, खुद अपना माइंड मेकअप करिए कि हमें किसे वोट करना है, और उसके लिए सबसे बड़ा संदर्भ अगर डॉक्यूमेंट है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, तो वो है चुनावी घोषणा पत्र, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भाग माना जाता है इंडिया में। इसका 2008 के बाद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भाग माना जाता है, और इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा रिवाइज करता है पॉलिटिकल पार्टियों के कंसल्टेशन से। तो इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मैं समझता हूं कि चुनावी घोषणा पत्र को, किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र, उसको एनालाइज कीजिए, उसके विजन को देखिए, आइडियोलॉजी को देखिए, और तब डिसाइड करिए कि कौन पार्टी इस देश के लिए बेहतर साबित हो सकती है। हम कोई पार्टी नहीं सजेस्ट करेंगे, कोई आइडियोलॉजी नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। ये आपका काम है कि एक बेहतर भारत, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए कौन सा आइडियोलॉजी सही है, जो संविधान को अच्छे से लागू करे, जो संविधान के व्यवस्था को अच्छे से लागू करे और सारे लोगों के साथ उनके अधिकारों की रक्षा करे, न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम करे और सबके लिए न्याय सुनिश्चित करे। वैसी कौन सी आइडियोलॉजी है, वैसी कौन सी पार्टी है, ये इसी चुनावी घोषणा पत्र से देखने पर, पढ़ने पर, विश्लेषण करने पर, चर्चा करने पर, डिबेट करने पर पता चलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को जब आप वोट देने जाएं, वोट करने जाएं, इन सारे चुनाव प्रचार मशीनरी के बावजूद आपके पास सबसे बेहतर अगर कोई चीज़ है तो वो चुनावी घोषणा पत्र है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप उसको एक बार पढ़ेंगे, उसको परखेंगे और तब डिसाइड करेंगे कि हमें वोट किसे करना है। केवल व्यक्ति नहीं, नेता नहीं, उसकी पार्टी नहीं, इस देश के लिए मुद्दे उन्होंने क्या देखे हैं, क्या तय किए हैं अपने घोषणा पत्र में, क्या वो हमारे और आपके लिए है या देश के लिए है, समाज के लिए है, सबके विकास के लिए है, संविधान के लिए है। ये आपको देखना होगा, तब एक मुकम्मल लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना भारत में हो सकेगी। और इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप चुनावी घोषणा पत्र हर पार्टियों का कोशिश करेंगे कि हम देखें, उसका विश्लेषण करें और तब डिसाइड करें कि कौन व्यक्ति, कौन कैंडिडेट, कौन पार्टी, कौन आइडियोलॉजी अच्छी है, और तब उसको हम वोट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।